हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th की सोशल स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सबसे पहले सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट या फेमस चैप्टर करें, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। इस चैप्टर को मैं एक सिंगल वीडियो में नहीं लाऊंगा, कई पार्ट्स में लेकर आऊँगा ताकि छोटी छोटी वीडियोज़ हों और आप आसानी से उन्हें देख सकें और अच्छे से एक रेगुलरिटी मेंटेन कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं रिसोर्स की हमारे पास होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्स। तो वो जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं वो यहाँ है, रिसोर्स की डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ रिसोर्स, संसाधन है क्या जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, लिखा हुआ है साफ साफ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है और जहाँ पर टफ होगी मैं अपने शब्दों में उसे आसान बना दूंगा। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन साफ साफ लिखी है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वो सभी चीज़ें जो हमारे वातावरण में मौजूद हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते, बस कंडीशन अप्लाई ये है कि वो जो चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो टेक्नोलॉजिकली असेसेबल हो, मतलब हम टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ तक पहुँच पाएँ, उन्हें हम यूज़ कर पाएँ, हार्नेस कर पाएँ। इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि ऐसा ना हो कि हमें कोई चीज़ का फ़ायदा हो रहा है 100 रुपये का और हम उसमें 1000 रुपया या 2000 रुपया खर्च कर रहे हैं, यानी कि जितना फ़ायदा हो रहा है उसी रेशियो में हमें पैसा भी खर्च करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 100 करोड़ की कोई मशीन लगाई और पता चला कि 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 1 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है या हम रिसोर्सेज की वैल्यू गेन कर पा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए वो चीज़ें जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, तब वो क्या कहलाएगा बच्चों, तब वो रिसोर्स कहलाएगा। तो 3 चीज़ें हैं जो हमें प्रॉपर कंडीशंस के तौर पे याद रखनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में है और जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं उस पर 3 कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, दूसरी इकोनॉमिकली फीजिबल एंड थर्ड वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। तब हम जाके उसे क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बट क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कई मूवमेंट्स होते हैं, हम पेड़ों को काट के, क्योंकि पेड़ जो हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं और उनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं एक पेपर इंडस्ट्री का मालिक हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मुझे उन ट्रीज़ के लॉग्स की आवश्यकता पड़ेगी, लट्ठों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि मैं उन्हें काट कर और पेपर क्रिएट कर सकूँ, तैयार कर सकूँ। बट क्या ये जो तरीका है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, ये मुझे देखना पड़ेगा बच्चों, और तभी वो मेरे लिए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमने रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ ली। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource या is also known as resource। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल सा जो डायग्राम बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है। बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो डायग्राम है ये हमें दिखा रहा है कि ये तीनों चीज़ें, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है इन तीनों को यूज़ कर सकता है और एज अ रिसोर्स इनसे अपना काम चला सकता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है इन तीनों आप कह सकते हैं कि तीनों चीज़ों के बीच में एक कॉमन कड़ी है, एक कॉमन लिंक है बच्चों। क्लियर है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों रिसोर्सेज के टाइप्स।
तो ये चार्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताएं तो आप आराम से बता सकते हैं। रिसोर्सेज को मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों क्लियर है? अच्छा, नेचुरल रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं और नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं, आई होप आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम बार बार रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक बार हमने यूज़ किया और दोबारा से हमें मिला जा सकता है। जैसे सोलर एनर्जी, आपको पता होगा कि आज हमने जो सोलर एनर्जी गेन की है, कल वो हमें दोबारा भी मिलेगी। तो जिनको हम बार बार बना सकते हों, रिसाइकल कर सकते हों, ऐसे सोर्सेज को हम रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हम बार बार नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कि आपने फॉसिल फ्यूल्स सुने होंगे, पेट्रोल, डीजल, इनकी जो फॉर्मेशन की रेट है वो बहुत स्लो होती है, और हम जो इनको कंज्यूम कर रहे हैं, हार्नेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसकी रेट बहुत ज़्यादा ही क्या है, फास्ट है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है वो इनका जो अमाउंट है, इनका जो भंडार है वो कम पड़ जाएगा और शॉर्टेज हो जाएगी और ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी बनने की रेट बहुत स्लो है और जिन्हें हम कंज्यूम बहुत फास्टर रेट से कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज एक टाइम के बाद जो है रिन्यू नहीं हो पाएंगे और उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई बार बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। बच्चों आपने कई बार सुना होगा कि एक बड़ी कंपनी के अंदर एक HR होता है। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HRM बोलते हैं जिसे। उस HRM नाम की पोस्ट वाले व्यक्ति का काम होता है कि वो लोगों की भर्ती करेगा उस कंपनी के अंदर। जो कंपनी है उसके अंदर वो टैलेंटेड और स्किलफुल लोगों की भर्ती करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, उनकी स्किल का यूज़ करेगा। क्या करेगा बच्चों? उनकी स्किल का यूज़ करेगा। किस लिए? कंपनी बेनिफिट के लिए, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो अच्छे अच्छे और स्किलफुल लोगों को ले। ये बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो HRM है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जो अथॉरिटी है, वो जब इन लोगों की भर्ती कर रहा होगा, स्किलफुल लोगों की, तो उनकी स्किल का यूज़ कर रहा है वो, तो वो एक रिसोर्स की तरह काम करेंगे इस कंपनी के लिए। तो तब हम इन्हें ह्यूमन रिसोर्स कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, और ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो इसको और पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि आप जानते ही हैं, इंजीनियर्स हो गए बच्चों, आर्किटेक्चर्स हो गए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई डैम प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें मुझे बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहिए, वर्क पावर चाहिए, तो मैं कई सारे लोगों को एक साथ ले लूँगा, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर वहाँ काम कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। अब ये क्या है, तो आप ऑब्वियसली बातें देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूस और फ्लो का मतलब हुआ जैसे कि जो बह सकते हों, फ्लो कर सकते हो, जैसे कि विंड हुआ, वाटर हुआ, ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स। और एक होते हैं बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स, जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं और जो बार बार बन सकते हैं, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे हो गए, और बच्चों जानवर हो गए। क्लियर है? चलिए, नॉन रिन्यूएबल में भी दो प्रकार के प्रोडक्ट आ जाते हैं, दो प्रकार की कैटेगरी हमने बना ली है, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं वो रिसाइकलेबल हैं, यानी कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। मैंने एक बर्तन ख़रीदा और उसे कई सालों तक यूज़ किया और वो ख़राब हो गया, वो पिचक गया। अब मैं उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूँगा, कबाड़ वाले को, जो उसे ले जाएगा और उसको मेल्ट करके और उसकी शेप बदलवा के किसी और तरीके के यूटेंसिल में यूज़ कर सकता है उसे। ठीक है ना? बट ये फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के साथ नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। इस चार्ट में जो चीज़ें हैं मैंने छोटे तौर पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है आपको। चलिए, क्योंकि आगे जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो थोड़ा डिटेल में आएगा, इसलिए हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में
हम रिसोर्सेज को किस बेसिस पे और कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करने वाले हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला जो वे है वो है ओरिजिन। हम देखेंगे कि ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। मतलब बहुत सिंपल है कि वो रिसोर्सेज बने कहाँ से, वो आए कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग एंटाइटी से या नॉन लिविंग एंटाइटी से। दूसरा जो हम बेसिस देखेंगे वो है बच्चों एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं समाप्यता। इसका ये मतलब हुआ कि वो ख़त्म हो पाएंगे या नहीं। तो ये तो हमने अभी अभी पढ़ लिया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओरिजिन वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है 10th में, वो है बच्चों सी वाला क्लासिफिकेशन वाला बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के अधिकार में, कम्युनिटी एक संप्रदाय के अधिकार में, नेशनल पूरे देश के किसी देश की सरकार के अधिकार में, और इंटरनेशनल का मतलब है एक से ज़्यादा देशों के अधिकार में। ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा देश जो हैं यदि किसी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स में हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखनी है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आता है एग्ज़ाम में हर हाल में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है डी बेसिस, जिसमें आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कितना डेवलप हो पाए हैं। तो ये 3 कैटेगरी, एक्चुअली 4 कैटेगरी है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। और स्टॉक रिजर्व वाली जो कैटेगरी है बहुत पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों किस प्रकार हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। क्लियर है। तो जो बेसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो आप देख ही रहे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर, ओरिजिन का मतलब होता है बच्चों स्रोत, यानी कि वो बने कहाँ से हैं, आए कहाँ से हैं। ठीक है ना। तो ये 2 कैटेगरीज हैं बच्चों। पहली है बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक वर्ड का मतलब ही होता है लिविंग, रिलेटेड टू लिविंग। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें बायोस्फीयर और ऐसी चीज़ों से मिले जहाँ पर लाइफ है, यानी कि ह्यूमन बींग से, फ्लोरा एंड फौना से। फ्लोरा एंड फौना क्या है बच्चों? तो फ्लोरा प्लांट्स के लिए, वेजिटेशन के लिए कॉमन वर्ड है, और फौना जो है बच्चों वो एनिमल्स के लिए कॉमन वर्ड है। और आप देख पा रहे होंगे इन सब में एक चीज़ कॉमन है, लाइफ है इनके अंदर। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। फिशरीज मतलब मछली और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो। लाइफ स्टॉक आप जानते हैं, बकरी, भेड़, ये सारे जानवर, ठीक है, जिन्हें हम झुंड में पालते हैं और उनसे उनकी हेयर स्किन हो गई, ठीक है ना, हेयर हो गई, स्किन हो गई, दूध हो गया, और भी कई सारे तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम उनसे प्राप्त कर पाते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज बेसिकली 2 प्रकार के, बायोटिक, ए बायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं बच्चों? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स से मिले, फ्लोरा फौना से कोई रिसोर्स मिल रहा हो, फिशरीज से मिल रहा हो, लाइफ स्टॉक यानी कि जो झुंड में रहने वाले जानवर उनसे मिल रहा हो, एट्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नॉन लिविंग चीज़ों से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि पत्थर, अब पत्थर में कोई जान तो नहीं है, मेटल्स, मेटल में कोई जान तो नहीं है, तो ये नॉन लिविंग हो गए। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। सिंपल, बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि दूसरा जो कैटेगरी हमें पढ़ना चाहिए वो कौन सी है। तो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन से हम सीधे जंप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में, क्योंकि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में 9th वगैरह में हमने पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बच्चों ओनरशिप का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप का मतलब है कि जो चीज़ है, जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, जिसको हम रिसोर्स के तौर पर यूज़ करेंगे, वो किसके अधिकार में है, उसका मालिक कौन है। ठीक है ना। तो मालिक कौन है ये हमें पता करना है, मालिकाना हक, ये हमें पता होना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। तो आइए जान लेते हैं।
तो सबसे पहली जो कैटेगरी है बच्चों वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल का मतलब ऐसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के पास हो, एक व्यक्ति या एक फैमिली जो है उसकी क्या हो, मालिक हो। आइए पढ़ लेते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति या उसकी फैमिली का अधिकार होता है। कई सारे किसान के पास ज़मीनें होती हैं जो कि उन्हें सरकार द्वारा दी जाती है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि वो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बिहाफ पर आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने कई बार देखा होगा जो शहरी पीपल होते हैं, शहरी लोग होते हैं, अर्बन पीपल, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, अपने हाउसेस होते हैं और अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये क्या है, ये ऐसे रिसोर्स हैं, ये जो ज़मीन है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक इंडिविजुअल रिसोर्स की तरह। क्योंकि ये जो प्लॉट है ये किसने ख़रीदा है, कि उसके मालिक ने। तो किसके नाम होगा ये, उसके मालिक के नाम होगा बच्चों। हाँ, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट ऐसे इशू करती है। आपको पता होगा कि हमारे देश में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि हम किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते बशर्ते वो देश के बेनिफिट में ना आए। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो देश का भला कर सकती है, देश के डेवलपमेंट में रोड़ा बन रही हो, बीच में आ रही हो, अपोज कर रही हो, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकार वो हमसे ले सकती है एक मुआवजा देकर। ठीक है बच्चों? चलिए, तो हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बाद हम बात करते हैं बच्चों कम्युनिटी ओन्ड। जी हाँ, अब ये क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे संसाधन है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि संप्रदाय के अंडर में आती है, यानी कि संप्रदाय मालिक होता है इसका। कैसे? ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि असेसेबल हैं किसी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए विलेज कॉमन्स, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा जो चरने की ज़मीन होती है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर गांव के लोगों को ही अलाउ करती है कि भाई आप अपने जानवरों को ही यहाँ बेच सकते हैं। जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं यानी कि जहाँ पर दफनाया जाता है बॉडीज़ को, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, जो झील वगैरह हो गई, तालाब हो गए, पोखर वगैरह, ये सब चीज़ें, पब्लिक पार्क्स हो गए बच्चों। आपने कई बार देखा होगा कि किसी कॉलोनी में अगर आपने मकान लिया है तो उस सोसाइटी का जो पार्क है, आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं तभी आप उस पार्क में घूम सकते हैं, आपके बच्चे, आपके भाई बहन घूम सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर के हैं, आउटसाइडर हैं, तो नहीं घूम सकते हैं। पिकनिक स्पॉट्स अगर किसी जगह पर हैं और वो कम्युनिटी के अंडर आते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में ही आती हैं, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग ही उसे यूज़ कर पाएंगे, बाकी के लोग नहीं कर सकते। तो ये दो कैटेगरी हो गई बच्चों। थर्ड जो कैटेगरी है वो है बच्चों नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। अब ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्निकली अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें देश के अंदर जो हैं वो सब देश की ही है, राष्ट्र की है। कंट्री के पास यानी कि सरकार के पास लीगल पावर्स हैं कि वो अगर चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अच्छे कामों के लिए या लोगों के भले के लिए अक्वायर कर सकती है। यही बात मैंने आपको बताई थी अभी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं रहा है। अच्छा, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं बच्चों, जैसे ये आगरा में हुई ADA, दिल्ली में हुई DDA, इस प्रकार से लखनऊ में हुई LDA, तो ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं बच्चों, इनको शक्ति मिली होती है गवर्नमेंट से, ये किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती हैं अगर उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट लोगों को, पब्लिक को मिल रहा हो तो। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज, आपने मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो जो मिनरल्स मिलते हैं ज़मीन के अंदर से बच्चों, वो पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सारे, जंगल जो हैं, वाइल्ड लाइफ जो हैं, ज़मीन जो कि हमारे देश के अंदर आती हैं, ये सारी चीज़, और ओशियन का एरिया हमारे देश के 12 नॉटिकल माइल्स तक। कितने नॉटिकल माइल्स तक? 12।
एक्चुअली समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है बच्चों। किस में नापी जाती है? नॉटिकल माइल में। शायद आपने सुना भी होगा ये, ठीक है ना बच्चों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली समुद्र पे एक डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है बच्चों, ठीक। चलो तो आगे बढ़े बच्चों, स्टार्ट करें। चलो तो अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन पे जो माइल है वो अलग तरीके से यूज़ होती है, और हवा में और पानी में अगर हम बात करें तो नॉटिकल माइल यूज़ होती है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। और दोनों का मेजरमेंट अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को और आगे। तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 19 किलोमीटर जो है हमारी कोस्टल एरिया से, उसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। और वो सारे संसाधन जो हैं 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर जितने भी संसाधन होंगे वो सब हमारे देश के ही होंगे। ये रूल है बच्चों। अच्छा, अब एक कैटेगरी और हम पढ़ लेते हैं आज की इस क्लास में और फिर से ख़त्म करते हैं बच्चों यहीं तक। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, जो कि नंबर 4 पे आता है बच्चों। मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसे इलाके होते हैं बच्चों जो एक से ज़्यादा देश की लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। देयर आर, लिखा हुआ है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कुछ रिसोर्स हैं उनके कंट्रोल में। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बच्चों ये एक पर्टिकुलर कोई जोन जहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं उसको बोल दिया जा रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। 200 किलोमीटर के अंदर तक दायरे में, बिलोंग टू एन ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर ये इंडिया हो गया बच्चों, तो इंडिया की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया का ही है सारा का सारा रिसोर्स। लेकिन अगर हम बात करें 200 किलोमीटर से बियॉन्ड, जैसे ही हम 200 किलोमीटर से दूर जाते हैं बच्चों, तो कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं। अब उस इलाके पर क्या है, एक देश से ज़्यादा देश जो हैं उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे जोन्स को हम बोल देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे जोन्स में जो भी चीज़ें होंगी वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों? इंटरनेशनल रिसोर्स। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे इस बात को कि ये कैसे काम करता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है एक बार समराइज़ कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि रिसोर्स क्या है। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हो और जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करे, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? रिसोर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इन तीनों चीज़ों के बीच में। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, अगर आप पढ़ें तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं themselves are essential components of resources। ह्यूमन बींग्स खुद भी रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो कि चीज़ों को बदलते हैं रिसोर्सेज में जो हमें एनवायरनमेंट में मिलती हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे मेटल हमें मिला तो हम मेटल की फॉर्म हम बदल देंगे जिससे कि हम उसे यूज़ कर पाएँ बच्चों। आई होप आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है रिसोर्सेज का। चलिए